नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, हम एपीओ के एग्जाम की और एडीपीओ के एग्जाम की। ठीक है, हम तीनों की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम एपीओ के एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम एडीपीओ के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट का नाम होता है हमारे पास आईपीसी। वो सब्जेक्ट का नाम है हमारा आईपीसी। आईपीसी 1860। हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था आईपीसी को कैसे याद करें, उसके चैप्टराइजेशन के साथ। दूसरा वीडियो हमने बनाया आईपीसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जो सेक्शन नंबर 1, 2 का 5 है। ठीक है, कैसे आपको आईपीसी चैप्टराइजेशन याद करना है, कैसे सेक्शंस याद करना है प्री प्लस मेन के लिए। आज मैं आपके सामने लेकर आई चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम बात करते हैं आईपीसी के चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन। सेक्शन नंबर 6 to 52A। जब सेक्शन नंबर 6 to 52A को उल्टा करते हैं तो 6 to 2 और 5 आ जाता है। अगर 6 to 25A की बात करें तो अपना सीआरपीसी का चैप्टर 2 हो जाता है, चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी। क्रिमिनल कोर्ट्स और उनके ऑफिसर्स की बात करता है। तो सब एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, तो याद करने का एक वे होता है, इस बने याद हो जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, एक साथ इतने सारे चैप्टर कैसे याद करोगे। तो कई बार छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं, ये ट्रिक्स आपको हेल्प कर देती है बड़े बड़े चैप्टर को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना बैरेक्ट ओपन करने पड़ेंगे और बैरेक्ट में आपको आईपीसी का चैप्टर 2 निकालना है। अब कई बार मेरे पास आते हैं बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हमें बैरेक्ट खरीदने हैं, हम कौन से बैरेक्ट खरीदें, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों कोर्सेज का आप डिग्लोट खरीदें। डिग्लोट का मतलब होता है एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। तो क्या होता है, कभी भी कोई नई चीज ऐड करनी तो आपके पास स्पेस होगा। जैसे कि इंग्लिश वाले यूनिवर्सल का लाते हैं तो पूरा इंग्लिश है, तो वो एक्स्ट्रा बातें कहाँ लिखें। और कई बार इलस्ट्रेशन बड़े अच्छे होते हैं जो हमें हिंदी में जल्दी समझ में आ जाते हैं, है ना। तो कोशिश करें डिग्लोट रखें, बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश में रखें, टैग लगा सकते हैं। बट हिंदी वाला ओनली हिंदी में ना ले, और हो सकता है अब आते भी नहीं है, पहले सिर्फ हिंदी में आते थे डायरेक्ट, अब तो वैसे भी डिग्लोट में आते हैं। तो कोशिश करें वो डिग्लोट खरीदें जिसमें पेज आपके पास बड़ा मिल जाए। बाकी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। अभी CLP ने भी बहुत अच्छे निकाले, यूनिवर्सल ने भी हिंदी में निकाल लिए हैं, कानून प्रकाशक के भी अच्छे हैं, है ना, डिलाइट लॉ पब्लिकेशन के भी अच्छे हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डिग्लोट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आईपीसी का चैप्टर नंबर 2 निकालेंगे। आज हम आईपीसी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, याद भी करेंगे, और मेन एग्जाम प्री एग्जाम इंटरव्यू में कैसे उसको प्रेजेंट करना उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले वहां पर है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 में लिखा है एक्सेप्शंस। क्या लिखा है, सेक्शन 6 में लिखा है एक्सेप्शंस। सेक्शन 6 कहता है कि जब भी तुम आईपीसी को पढ़ते हो तो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखे हुए एक वर्ड यूज किया, आईपीसी की डेफिनेशंस। यानी पूरी आईपीसी जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। और आप देखो जितने भी आप कानून पढ़ते हैं, हर कानून का सेक्शन 2 या 3 डेफिनेशन क्लोज वर्ड यूज करता है या इंटरप्रिटेशन क्लोज वर्ड यूज करता है, लेकिन आईपीसी नहीं करता है। क्योंकि आईपीसी पूरी अपने आप में डेफिनेशंस बताती है। तो सेक्शन 6 कहता है कि जब भी आप आईपीसी को पढ़ेंगे तो इसके एक्सेप्शंस को ध्यान में पढ़ के देखना है, एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए करना है। व्हाट इज द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है, तो इन्होंने कहा सेक्शन नंबर 76 to 106, चैप्टर नंबर 4 आईपीसी। इट्स मीन इन्होंने कहा कि 76 से 106 तक जितनी भी बातें हैं वो सभी सेक्शंस के साथ पढ़ी जाए। एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया, इसलिए बी के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 302 लगेगा। ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये जो बी था ये 8 इयर्स का था, 8 साल का लड़का था। तो ए ने बी का मर्डर किया, सॉरी हाँ ए के ऊपर सॉरी ए तो क्या कहा, ए ने बी का मर्डर किया तो ए के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 302 लगेगा। ए 8 इयर्स का है,
ये तो उसमें लिखा ही नहीं 302 में कि 8 ईयर्स का होगा तो क्या होगा। इस 8 ईयर्स की बात यहाँ पर सेक्शन नंबर 82 और 83 में लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो मर्डर करने वाला है वो कितने साल का है, अगर वो 4 साल का है तो फिर क्या होगा, ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहे कि जहाँ पर भी आप पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ेंगे तो उस हर एक सेक्शन के साथ आपको इन एक्सेप्शंस को लेके चलना है, ताकि आप देख सके उसने ऑफेंस किया या नहीं। हम बार बार नहीं लिखेंगे कि 6-7 ईयर से कम का कोई बच्चा मर्डर करता है तो मर्डर नहीं होगा, 7 साल से ऊपर 12 साल से कम का बच्चा मर्डर करता है तो उसकी हम मेजोरिटी देखे जाएंगे, उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी, 12 साल से ऊपर का करता है अपराध, तो ये बार बार हम नहीं लिखेंगे। आप वो आईपीसी के चैप्टर 4 को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। तो सेक्शन 6 कहता है कि जब भी आप डेफिनेशन पढ़े एक्सेप्शन को ध्यान रखे पढ़े। इसका सेकंड इलिस्ट्रेशन है, फर्स्ट नॉर्मल है, सेकंड इलिस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेकंड इलिस्ट्रेशन जो है सेक्शन नंबर 76 और 79 से रिलेटेड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इट्स मीन कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बता दिया तो जहां कहीं पर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शन 6 कहता है कि जब कभी भी आप कोई भी डेफिनेशन पढ़े एक्सेप्शन को साथ लेके चले। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 कहता है एक बार एक्सप्लेन कर दिया सो कर दिया, वो सभी जगह पढ़ा जाएगा। क्या कहता है, सेक्शन नंबर 7 कहता है कि एक बार जो हमने एक्सेप्शन पढ़े हैं उस एक्सेप्शन को आपको सभी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 7 एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 107 देखिएगा, उसमें एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर 299 देखिएगा, उसमें एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा आईपीसी में जहां जहां एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं उन एक्सप्लेनेशन का मीनिंग सबके लिए इक्वल समझा जाएगा। तो 6 कहता है एक्सेप्शन को देखकर पढ़े, 7 कहता है एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखे। ये सब किसे ध्यान रखना है, तो सेक्शन नंबर 8 कहता है कि ये सब हमें ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 8 कहता है जेंडर। किसको ध्यान रखना है, जेंडर। जेंडर में क्या है ये याद करने का एक वे है, बाकी अपना काम करेगा। जेंडर, जेंडर का मतलब क्या है, आप देखते हैं ना आईपीसी में कहीं लिखा आता है वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है, तो वह में दोनों शामिल है, मेल और फीमेल। कहीं लिखा आता है एनी पर्सन यानी ही, कहीं ही वर्ड लिखा आता है। तो इन्होंने कहा जब तक कि ही को अलग ना करे, ही में सी इंक्लूड है। तो क्या कहा, ही में सी इंक्लूड है। जहाँ कहीं वह शब्द आता है वह शब्द है जो वो मेन और वीमेन दोनों के लिए अप्लाई होता है। और मेरी भाषा में देखो SHE, सी में ही इंक्लूड होता है, पर ये मेरे लिए लॉ कहता है ही में सी इंक्लूड है जब तक कि ही और सी को अलग अलग ना किया जाए, जब तक कि ही और सी को अलग अलग ना किया जाए। इसका भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा क्या होता है ही और सी। आईपीसी का सेक्शन नंबर 354 देखिएगा। 354 कहता है कि किसी स्त्री की लज्जा भंग करना कौन करता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब 354 में जो मॉडेस्टी है वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि एक महिला का दुपट्टा अगर एक पुरुष हटाता है सरेआम तो भी मॉडेस्टी है, और एक महिला का दुपट्टा एक महिला हटाती है सरेआम तो भी मॉडेस्टी है। इट्स मीन 354 कहता है ही में सी इंक्लूड है, एनी पर्सन या वह व्यक्ति जो वर्ड यूज होता है तो उसके अंदर आपके पास मेल और फीमेल दोनों आएंगे, मेल और फीमेल दोनों आएंगे। लेकिन जब आप सेक्शन नंबर 354A पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर क्लियर लिखा है पुरुष शब्द, वहां पे क्लियर लिखा है आपके मेल। तो जहां पर ही क्लियर लिखा होता है, जहां पर ही क्लियर है तो वहां ही का मतलब ही होगा, अदर देन ही और सी इंक्लूड होगा। तो सेक्शन में 8 कहता है ही में सी इंक्लूड है। ये आपका प्री का सवाल है, कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेगा मिलेगा। तो देखिए प्री का सवाल बनता है। तो सेक्शन नंबर 6 कहता है एक्सेप्शन को देखो, 7 कहता है एक्सप्लेन करो, 8 कहता है जेंडर को बुलाओ। याद करने का कहानी भी चलती है। जब जेंडर आता है तो आपको देता है वचन। तो सेक्शन नंबर 9 कहता है वचन। और हाँ, सेक्शन 8 में केस लिखना बेटा, रुको रुको रुको। सेक्शन 8 में ही और सी है, अब इसमें जो है एक्स जेंडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। केस का नाम लिखेंगे, कौन से में किया गया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। केस का नाम लिखेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। नाउ ट्रांसजेंडर को भी
ट्रांसजेंडर को भी सेक्शन 8 में इंक्लूड कर दिया। अब ट्रांसजेंडर भी इसमें इंक्लूड है, अलग से होगा उनका नाम तो, नहीं तो ही में ट्रांसजेंडर भी अब इंक्लूड होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है। नाउ इनसे ले लीजिए वचन। देखो हिंदी में लिखा है सेक्शन 9 वचन, तो हमने इसको ऐसे याद किया कि जेंडर को बुलाओ, उनसे वचन ले लो। इंग्लिश में वचन शब्द नहीं, इंग्लिश में प्रोमिस नहीं है, नंबर है। नंबर एक कहना एक वचन बहुवचन, नंबर सिंगुलर प्लूरल, है ना, ये है। ऐसे वचन का मतलब प्रोमिस ले लो, तो वो याद करने के लिए प्रोमिस है। बाकी यहाँ पे इनका मीनिंग क्या है, यहाँ एक वचन बहुवचन। इन्होंने कहा जब तक कि डिनोट ना करे सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड है और प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड है। ठीक है, जब तक कुछ ना बोले, इट्स मीन, आइए बताती हूँ एग्जाम्पल। सेक्शन 34 कहता है सेवरल पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति है। ठीक है, थेफ्ट की डेफिनेशन में कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक व्यक्ति, अनेक व्यक्ति, तो भी थेफ्ट होगा, तो सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड है और प्लूरल में सिंगुलर। लेकिन जहां पर हमने लिख दिया कि डेकोइटी में 5 चाहिए, तो फिर वहां पे एक बंदा डेकोइटी नहीं कर सकता, तो वहां पे प्लूरल ही होगा। तो क्या समझा रहा है सेक्शन 9? सेक्शन 9 कहते हैं कि जहां पे स्पेसिफाइड किया गया है तो सिंगुलर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल का मतलब प्लूरल, लेकिन जहां आपने डिफाइन नहीं किया है तो वहां पे सिंगुलर का मतलब प्लूरल होगा और प्लूरल का मतलब सिंगुलर। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपका। ठीक है, एग्जांपल ये आता है बेटा हमारे पास कि क्या बोलते हैं गैंग रेप। अब वहाँ पे वर्ड तो गैंग रेप लिखा हुआ है, पर ये तो नहीं लिखा है कि 10 चाहिए, 12 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो प्लूरल होंगे तभी गैंग रेप होगा, सिंगुलर बंदा, एक बंदा गैंग रेप नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसलिए कहा कि अगर अलग अलग बताया, जैसे अनलॉफुल असेंबली में 5 व्यक्ति चाहिए, डेकोइटी में 5 चाहिए, रॉबरी 1 कर सकता है, थेफ्ट भी 1 कर सकता है, एक्सटॉर्शन भी 1 कर सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑफेंस है जो सिर्फ 1 पर्सन कर सकता है, कौन सा ऑफेंस है जिसमें मिनिमम 2 चाहिए, कौन सा ऑफेंस है जिसमें मिनिमम 3 चाहिए, कौन सा ऑफेंस है जिसमें मिनिमम 5 चाहिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है सेक्शन नंबर 146 और सेक्शन 159। ये राइट की बात करता है यानी बलवा, ये दंगे की बात करता है यानी एफरे। तो क्लियर है, इसमें मिनिमम 5 चाहिए, इसमें मिनिमम 2 चाहिए। तो आज ही आप बैठ के एक लिस्ट तैयार करना पूरी आईपीसी में कि ऐसे कौन, देखो जो सिंगल है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस वो ढूंढना कि मिनिमम 2 किस्में चाहिए, मिनिमम 5 किस्में चाहिए, मिनिमम 3 किस्में चाहिए। ये आप एक बैठ के लिस्ट बनाना, तो आपके कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा, आपका हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो आता है आपके पास सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर। फिर चलते हैं हम लोग आगे इसके। एक मिनट दे दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सेक्शन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन करो, 7 कहता है 6 कहता है एक्सेप्शन, 8 कहता है एक्सप्लेन, सॉरी 6 कहता है एक्सेप्शन, 7 कहता है एक्सप्लेन करो, 8 कहता है जेंडर को बुलाओ, 9 कहता है प्रोमिस कर लो। प्रोमिस करने के लिए नहीं वचन दे दो, सॉरी प्रोमिस नहीं, ऐसे नंबर है। कितने नंबर में आए तो बोला सा मेल भी आया फीमेल भी आया। तो सेक्शन नंबर आपका 10 कहता है मेल और फीमेल। इससे आपको पता चलेगा आज से कि जन्म लेते ही आप मेल हैं, जन्म लेते या फीमेल है। जब कहते बधाई हो बेटा हुआ या बधाई हो बेटी हुई, बधाई हो लड़का हुआ, बधाई हो लड़की हुई, कहते ना ऐसे, ठीक वैसे हमारा कानून कहता है आप जन्म लेते अगर आप पुरुष हैं तो आप मेल हैं, यानी मेल की उम्र क्या है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। जैसे आपने जन्म लिया, अगर आप जेंडर में आप आते हो मेन के रूप में तो आप मेल हैं, और आप आते हो फीमेल के रूप में तो आप फीमेल हैं। यानी आप लड़की हैं तो भी आप फीमेल बोली जाएगी, आप महिला बोली जाएगी, और आप पुरुष हैं तो पुरुष बोले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 10 मेन एंड वीमेन, पुरुष और स्त्री। जबकि जन्म होती हम बोलते बेटा हुआ या बेटी हुई, पर अकॉर्डिंग टू लॉ हम मैन और वीमेन हैं। तो इसलिए अब कई बार मैं हंसाती हूँ क्लास में बच्चों को, क्या है ना, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो बधाई हो हमारे घर में पुरुष आया है, बधाई हो हमारे घर में महिला आई है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ बोल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष अपन तो बेटा बेटी बोलते हैं, बट आईपीसी कहता है कि इनकी कि पुरुष कब बन जाते हैं, जन्म लेते ही। स्त्री कब बन जाती है, जन्म लेते। मैन जन्म लेते, वीमेन जन्म लेते, क्योंकि यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है। बेटा बेटी हम सिविल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 11। फिर मैं सिखाती हूँ कि मैन और फीमेल से मिलके, मैन वीमेन से मिलके कौन बनता है, पर्सन्स बन जाते हैं। मतलब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो पर्सन बन जाते हैं। पर्सन यानी व्यक्ति। यहाँ पे बेटा पर्सन का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन।
हमारे पास दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है लिविंग पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। लिविंग पर्सन में हम लोग आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में आता है लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को हम बोलते हैं लीगल पर्सन। तो यहाँ पे लीगल पर्सन भी आता है, विधिक व्यक्ति, वही निगम, वही कॉरपोरेशन, वही कंपनी, ये सब जगह पढ़ते हैं, एनआई एक्ट में भी पढ़ते हैं हम इसको, है ना। जितने भी हमारे माइनर एक्ट है, हमें ना इंडिसेंट एक्ट क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस वाले, उसमें भी पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे जितने भी हमारे एक्ट होते हैं उन सब में हम लोग पर्सन पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे कानून में लीगल पर्सन की वैल्यू होती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो ऐसा खतरनाक एक्ट है कि सेक्शन नंबर 5, टीपी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 की बात करूँ मैं, तो वहां पर तो इस लीगल पर्सन को भी लिविंग पर्सन माना है। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर सिर्फ लिविंग पर्सन कर सकते हैं, तो कंपनी आपको और आप कंपनी को करते हो, तो उस केस में आप कंपनी को लिविंग पर्सन माना गया है। फिर आता है पर्सन से बनती है हमारी पब्लिक। पब्लिक है भाई, सब जानती हैं, ये पब्लिक है। पब्लिक शब्द आप देखेंगे जिसमें दो वर्ड जो है आपको की पॉइंट करना है, फर्स्ट और सेकेंड। पहला वर्ड जो आपका की पॉइंट होगा वो होगा आपका क्लास, और सेकंड होगा आपका कम्युनिटी। तो इसमें से देखेंगे एक होगी क्लास और एक होगी आपकी कम्युनिटी। तो इससे आपकी डेफिनेशन ही कंप्लीट हो गई। तो पब्लिक किससे मिलकर बनती है? क्लासेस और कम्युनिटी से। तो कैसे याद क्या कि 6 में एक्सेप्शन को देखो, 7 में एक्सप्लेन करो, 8 में जेंडर को बुलाओ, 9 में वचन ले लो, 10 में मैन और वीमेन को बुलाओ, 11 में उनसे पर्सन बनाओ, पर्सन से बनी हमारी पब्लिक। और पब्लिक पे पहले कौन राज करती थी बेटा हम पर? पहले राज करती थी हमारे यहाँ पे क्वीन। तो सेक्शन 13 कहता है पब्लिक पे राज हमारी क्वीन करती थी, जो रिपील हो गई। अभी क्वीन कब रिपील हो गई? तो कहता है क्वीन रिपील हो गई 1950 में। शुरू से, आज से नहीं, 2016 से जब से हमने कोचिंग खोला है, तो एक आदत रही पढ़ाने की कि हर सेक्शन पढ़ाती हूँ, रिपील के भी पढ़ाती हूँ। पहले मैं एलएलबी वालों को भी पढ़ाती थी, फिर समय के साथ हम आगे बढ़ते गए, फिर अब जुडिशरी की क्लासेस लेते, समय नहीं मिल पाता है। फिर एलएलबी के लिए हमने एक टास्क शुरू किया, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, फ्री पढ़ा रहे। तो अभी टॉट का 3rd यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 4th और 5th के लिए हम करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में एलएलबी वालों के लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी शुरू से तो कई बच्चे जो है एलएलबी फर्स्ट सेकेंड में पढ़े, अभी वो आरजेस देने लग गए, क्योंकि 2016 में कोचिंग खोला, 17-18 बैचेस थे हमारे पास एलएलबी के ना, तो अब उनका लग रहा आरजेस। तो जब क्वीन आए ना, तो बाहर निकल के उन्होंने एक ही बोला, रिविला मैम ने उस समय जो पढ़ाया वो आज हमारे काम आ रहा है, क्योंकि हम छुड़वाते कुछ नहीं है। प्री है, कुछ भी आ सकता है, प्री का कभी कोई भरोसा नहीं होता। मैन इज सेलेक्टेड बट प्री इज नॉट सेलेक्टेड। और जब से जुडिशरी के लगातार इतने एग्जाम हो रहे हैं कि अब तो हर जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आता है क्वीन 1950 में, और आरजेएस प्री 2022 का क्वेश्चन। तो मैं बड़ी खुश हुई थी कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ पैटर्न चलता है, हर स्टेट में चलता है, सेक्शन बेस्ड। हरियाणा का पेपर मोस्ट ऑफ सेक्शन बेस्ड था, छत्तीसगढ़ का होता है, एमपी का होता है। तो अच्छा लगता है कि आप जो पढ़ाने का आपका पैटर्न है वो पैटर्न एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो पढ़ाने का रूटीन यही है। पैटर्न अब एमपी के भी चेंज हो रहे हैं, हरियाणा का भी चेंज हो रहा है। तो कई बार ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है, बस इसको बनाए रखें और मैं अपनी तरफ से पूरी इसकी मेहनत करूँगी। तो क्वीन भी हम पढ़ते हैं। देन क्वीन के बाद आता है सेक्शन नंबर 14, और 14 में होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट? लाइक ए टीचर, है ना, लाइक ए डॉक्टर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी जो गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी जिनको मिलती हैं उसमें बने रहते हैं, भारत सरकार ने उनको अपॉइंट किया है, वो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है। कुल मिला के इसमें आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, और आप उसमें कंटिन्यू करते हैं भारत सरकार के। तो देखो कितनी सुंदर डेफिनेशन दी गई है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी, अंडरलाइन करेंगे, ऑफिसर और सर्वेंट। कंटिन्यूड अंडरलाइन कीजिए 3 वर्ड, कंटिन्यूड, अपॉइंट और एम्प्लॉयड। क्या 3 वर्ड यूज करेंगे आप? पहला है कंटिन्यूड, दूसरा है अपॉइंट और तीसरा है एम्प्लॉयड। किसके अंडर में कर रहे हैं? भारत सरकार के अंडर में। किसके अंडर कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो आप कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन बनते हैं आपके? इसके बनते हैं आपके स्कूल के टीचर, इसमें बनते हैं बेस्ट एग्जाम्पल आपके डॉक्टर्स। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम यहाँ पे जब गवर्नमेंट सर्वेंट देखते हैं तो हमारे पास कुछ और भी होता है। सेक्शन नंबर 21 में हमारे पास पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। अगर सेक्शन लिखा है इसमें तो आईपीसी का है, अगर मुझे दूसरा कानून लिखता तो उसका नाम लिखती हूँ, जैसे सीपीसी सेक्शन 2 का 17 पब्लिक ऑफिसर। तो हमारे पास टोटल 3 लोग हैं, एक हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक हमारा पब्लिक सर्वेंट है, एक हमारा पब्लिक ऑफिसर है। और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो इसके डिफरेंसेस भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 14 में गवर्नमेंट सर्वेंट आता है। पहले हमारी कौन सी गवर्नमेंट थी देखते हैं।
हाँ जी, तो पहले हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद हमारी इंडिया की गवर्नमेंट आ गई। तो 15 कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और 16 कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको भी पढ़ना है क्योंकि रिपील सेक्शन दिल्ली के जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, और दोनों को रिपील कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है दोनों की ईयर सेम है। कब रिपील कर दिया देखिए 1937 को। कब रिपील कर दिया 1937 को। फिर आई हमारी गवर्नमेंट। फाइनल जब ये सब हट गए तो हमारी गवर्नमेंट आ गई। तो सेक्शन 17 कहता है गवर्नमेंट। क्या वर्ड है उसके? गवर्नमेंट। एक वर्ड होता है गवर्नमेंट और एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दो वर्ड आपके सामने लिखा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ता है सेक्शन नंबर 55A आईपीसी में, और सेक्शन नंबर 432 सबसेक्शन 7, 432 सबसेक्शन 7 सीआरपीसी में। ठीक है, गवर्नमेंट शब्द जब भी आपके सामने आएगा तो वही अपने पास आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और हमारे पास आ जाएगी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में भी यही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है वहाँ पे हम जहाँ सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी, जहाँ सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो ये हमें पढ़ने को मिलता है दो जगह, सेक्शन 55 है आईपीसी के अंदर और 432 सब सेक्शन 7 सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, जब भी मैं आपका कोई भी सेक्शन यहाँ पे को रिलेट कराती हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट हाथों हाथ खोले और देखिए कि मैम ने मुझे यहाँ पे कोरिलेट कर दिया, इसमें ऐसा क्या है। तो इससे दो फायदे होंगे। इस बहाने जब आप एक आईपीसी पढ़ रहे हो तो कभी आप एविडेंस भी खोलोगे, कभी आप सीआरपीसी भी खोलोगे, कभी आप सीपीसी खोलोगे, तो धूल चढ़ी हुई जो बुक्स कई टाइम से पढ़ी इस बहाने बाहर आती रहेगी। तो इसलिए हम कोरिलेट कराते हैं ताकि वो चीज़ें आपके पास आए। और क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हम तो ये भी कहते हैं कि जो मैंने कोरिलेट कराया है वो आपको पढ़ना भी है, प्लस उसके नोट्स ये लिख दो अपनी कॉपी में। इस बहाने आपसे लिखा जाएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमें तो द एंड ऑफ हर चीज़ याद करनी है, तुम साथ साथ भी कर सकते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 18, इससे बन गई हमारी इंडिया यानी भारत। भारत हमें जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है। सही, भारत है डिफरेंट, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो यहाँ पे बोलते भारत का मतलब क्या है, भारत का मतलब पूरा भारत है। अब तो JNK भी इंक्लूड हो गया। अब जब मैं भारत पढ़ाऊंगी तो मैं आपसे फटाफट 3-4 सब्जेक्ट और पूछूंगी। सीआरपीसी में 2F में है हमारा भारत, ठीक है, सीपीसी में 27B में है हमारा भारत, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 3 में है हमारा भारत। तो हमारा भारत चारों सब्जेक्ट में है, देखो चारों मेजर एक्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है वो लिख के भेजिएगा आप चैट बॉक्स में, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ है वो भी चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा मुझे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ है वो भी बताएंगे। तो कभी कभी बेटा नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है, तो वहाँ पर हो सकता कभी मिले कभी ना मिले, ठीक है। तो हर बार हर जगह ये जरूरी नहीं है। तो जब हम ये पढ़ाते थे हम बच्चों से कहते हैं अब देखो इंडिया बताया, इंडिया की 4 इंडिया आया, तो जब आप नोट्स बनाओ तो वही के वही कर लिया करो। अब आती नोट्स की बात, तो हम लोग सुरेंद्र की यूनिक्लो क्लासेस जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो क्लास में थोड़ा सा डिटेल रहता है, जैसे इसकी एक एक लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगी, इससे रिलेटेड और भी जो नए केस लॉज है वो भी मैं साथ में लिखाऊंगी, है ना, वहाँ पे उसके पॉइंट्स भी बनाती रहती हूँ, ठीक। तो वापस बच्चे घर जाके पढ़ते हैं और उसके नोट्स बना के लाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे मैंने केस लिखा है तो उसमें ऐड करेंगे, जो भी मैंने आपको सेक्शन 12 में जो 2 की पॉइंट बताए, तो ऐसे हर सेक्शंस के की पॉइंट्स हम निकाल के देते हैं, सब सेक्शन के की पॉइंट, और बच्चे नोट्स बना के लेके आते हैं और वो डेफिनेशन को वहीं की वहीं लिखाते हैं। तो आइए आपको एक नोट्स दिखाते हैं कि हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं नोट्स कैसे बनाते हैं। जो बच्चों को हम पढ़ाते बच्चे खुद से बना के लेके आते, तो कैसे बनते हैं हमारे नोट्स। देखिए जैसे हमने चैप्टराइजेशन कराया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके नोट्स में सबसे पहले आपका चैप्टराइजेशन होता है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहला पार्ट कराया, देखना कहीं पर ये इंट्रोडक्शन है, फिर वहाँ पे टाइटल हो गया, फिर सेक्शन 2 है उसके पॉइंट्स बना दे, सेक्शन 3 को पूरे पॉइंट्स में,
अनलिमिटेड, बियॉन्ड इंडिया, टू द, तो जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे वापस खुद से बना के लाते हैं। सेक्शन 4 आता है, सेक्शन 4 के अंदर 3 पॉइंट पे डिवाइड किया, तीनों को हाईलाइट कर दिया, एग्जाम्पल्स भी हम लिखवाते हैं ताकि आप कभी भूलते नहीं हैं, इलस्ट्रेशन भी हम लिखाते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी लिखवाते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं, सेक्शन 5 के अंदर आ जाते हैं। सेक्शन 5 क्या है, फिर 6 आया, आपके लिख दिया, देखो जैसे बताया जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन चैप्टर 4 76 706 अभी मैंने बताया, तो वो आपको यह लिखना होता है। फिर डेफिनेशन 7 की लिखनी, 8 की लिखनी जेंडर, फिर देखो केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया था, ट्रांसजेंडर इंक्लूड है, वो भी आपने लिख दिया। फिर आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। फिर नंबर के बाद हम चले सेक्शन 10 मेन और वीमेन में कौन आया, फिर 11 पर्सन्स बन गए, पर्सन से हमारी पब्लिक बन गई, क्लास और कम्युनिटी, अभी 2 पॉइंट निकाले मैंने तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया। 13 क्वीन कब रिपील हुई वो लिख दिया। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कैसे, यहाँ पे आपको 3 वर्ड अंडरलाइन करना जो बच्चा करना भूल गया। फिर 15 16 के अंदर क्या क्या आपने रिपील थे वो भी आपने लिख दिए, है ना। अब देखो 17 में गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हाईलाइट कर लिया। 18 में बच्चे ने स्पेस छोड़ दिया, क्यों, ताकि इसी बाकी की सबको इसको ऐड करना होता है यहाँ पे। फिर जज के 3 पॉइंट हमने बना के लिख दिए, फिर उसके दृष्टांत लिख दिए। तो ऐसे करते करते जो हम पढ़ाते हैं उसी को बच्चा वापस घर जाके पूरा अच्छे से पढ़ता है और पढ़ के लिखता है। जैसे सेक्शन 21 इज अ पब्लिक सर्वेंट, है ना, तो पब्लिक सर्वेंट क्या है, तो देखो जितने भी पॉइंट है उनको कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया, लिखना पूरा है ताकि प्रैक्टिस होती जाए, और सारे कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से जो रूटीन में हम पढ़ाते हैं वैसे बच्चे वापस घर जाके करते हैं। जैसे सेक्शन 21 है, बहुत बड़ा है, इस तरह सारे केस लॉज हम लिखाते हैं, तो वापस बच्चा उस केस लॉज को पूरा लिखता है, केस लॉज उसमें क्या हेल्ड हुआ, क्योंकि एग्जाम में इतना ही समय मिलता है, तो जहाँ जितने मैक्सिमम केसेस बनते हैं उन केसेस को भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों की क्लासेस चलती हैं, जैसे हम कहते हैं फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच में हम ये बताते हैं एरो करके आपको किस, जैसे सेक्शन 23 है, ये पूरा का पूरा 23 जिस मेन का सवाल और सारे मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसमें बताते हैं कि मेन एग्जाम की प्रेजेंटेशन कैसे करनी, ये 3 नंबर का सवाल आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो सेक्शन 22 है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कितने टाइप की हैं, कितने टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिबल क्या होती है, इनट्रांजिबल क्या होती है, क्या बोलते हैं आपके पास, इनकॉर्पोरल क्या होती है, कॉर्पोरल क्या होती है। टीपी एक्ट, देखो टीपी एक्ट सेक्शन में 54 में दिया है, तो वो तक हम बताते हैं जो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। आईपीसी के सेक्शन 22 के अंदर कहाँ है, सीपीसी के अंदर कहाँ, वो आपको हाईलाइट करना है। तो ऐसे करते करते जो है, ये देखो सेक्शन 277 का एक एग्जाम्पल दिया एनवायरमेंट का, वो यहाँ पर है। सेक्शन 378 मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होती है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। तो जो भी सेक्शंस हम आपको बताते हैं वो यहाँ को रिलेट करने होते हैं, उन डेफिनेशंस को यहाँ लिख के लाने होते हैं, ऐसे करके हम नोट्स भी प्रिपेयर कराते हैं। नोट्स बच्चा खुद बनाता है, उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। नोट्स का जो हमारा रीज़न है वो ये रहता है बेटा कि हमें फोटोकॉपियाँ देने में दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो आपको फोटोकॉपियाँ दे सकते हैं, राइट। फोटोकॉपी क्या है, मार्केट में बहुत सारी फोटोकॉपी अवेलेबल है, हम कहीं से भी आपको फोटोकॉपी ला के दे सकते हैं, है ना। लेकिन उन फोटोकॉपी को इकट्ठा कर करके घर में जमा दोगे क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप खुद अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओगे तो आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ये मेरे आईपीसी का रजिस्टर है, मैं आपसे बताती हूँ, ये मेरा आईपीसी का रजिस्टर है, और ये देखो मैंने पूरे के पूरे 511 सेक्शन लिख रखे हैं। इसका रीज़न एक ही है कि लिखने से मुझे यही याद हो गया, और ये मेरी जीवन भर की एक संपत्ति बन गई। ये पूरा हैंड रिटन है, मेरे हाथ से लिखा हुआ है। ऐसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मेरा टीपी लिखा हुआ है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, सीपीसी लिखा हुआ है, सीआरपीसी आधा लिखा हुआ है। तो इसलिए हम कभी भी नोट्स प्रोवाइड नहीं कराते। कई बार बच्चे हमसे कहते हैं मैम नोट्स मिल जाएगी, नोट्स क्या होते हैं, कहीं से फोटोकॉपियाँ करा के तो मैं भी भेज दूंगी, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन आपने खुद ने अपने नोट्स बना लिए, आपको तो कानून ही याद हो जाएगा। अगर आप जज बनना चाहते हैं, जज बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको अलग से नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप खुद के ही नोट्स बनाएंगे और वही सबसे बेस्ट है। तो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है फाउंडेशन बैच चलाती हैं। तो इस फाउंडेशन बैच के अंदर सूर्यनगरी क्या करती है, फाउंडेशन बैच के अंदर जो है सूर्यनगरी अपने सारे के सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में देती है। हर चीज़ क्लासरूम में ही आपको मिलेगी। जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जो भी आपको लिखा रहे हैं क्लासरूम में लिखा रहे हैं, जो भी आपको समझा रहे हैं क्लासरूम में समझा रहे हैं। तो ये फाउंडेशन बैच का मतलब ही यही है कि आपका बेस क्लियर करना। फाउंडेशन बेस का मतलब यही है कि आपको जीरो से जेड तक पढ़ाना और आपको हर एक चीज़ आपके हाथ पे लाके रखना। इतनी बार रिवीजन 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 करना, चीज़ें खुद ही आपके हाथ हो जाती है। इस फाउंडेशन बैच के लिए आप जोधपुर राजस्थान, क्योंकि ये जो कोचिंग है ये जोधपुर राजस्थान में सिचुएटेड है, आप यहाँ आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पर हम लोग पढ़ाते हैं। जो जूम ऐप पे हम पढ़ाते हैं उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है।
उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप घर बैठ के। लेकिन अगर वो कहते हैं ना जिनके पास सुविधा है, जो आ सकता है, उनके लिए बेस्ट है कि वो आके अटेंड करें। तो ये हम लोग जूम ऐप पर इसको पढ़ाते हैं और ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। देखो सभी पढ़ाते हैं, सबका काम है पढ़ाना, लेकिन एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ाना हर किसी के काम बस की बात नहीं, जो कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस करती है। नोट्स कैसे बनाना है, आपके नोट्स को चेक करना है हर सैटरडे। और आज अभी तक नया रूल हमारे स्टार्ट होने वाला है कि मंडे टू फ्राइडे चलेगी क्लास, और सैटरडे को मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा उसका होगा रिवीजन, और साथ ही होगा पेपर प्री प्लस मेन, ठीक है। और वो पेपर भी अब यहाँ पे, क्योंकि अभी सुविधा आ गई, पहले तो व्हाइट बोर्ड होता था तो बड़ा दिक्कत था, अब तो सुविधा है मेरे पास, तो अब वो पेपर इसी में डाला जाएगा। आप सबके पास भी पेपर होगा और यहाँ पर भी होगा, और उसी में हम क्वेश्चंस आप आंसर देते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसी को वहीं के वही सॉल्व कर लेंगे। और प्री प्लस मेन का पेपर, मेन का पेपर भी वहीं का वही सॉल्व किया जाएगा, फिर आपको अपने लिखना है, सेक्शंस वही बता दे जाएंगे। और उसी पेपर में जितना हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, और उसके अंदर जो है आपके क्या कहते हैं डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है पूरा बेस क्लियर करती है। और आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने देखा होगा कितने अच्छे से सरलता से हमने उसको पढ़ा रखा है और जल्दी से आपने उसको याद भी कर रखा है। इसके साथ ही साथ कई बच्चों के फोन आते हैं, मैम हम जॉब करते हैं, आप रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। अब आप बताओ, जब हम आपको एक एक चीज आपके हाथ में ला के रख रहे हैं, एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता ना। ये तो समझाने वाली चीजें हैं, और जो चीज़ समझाई जाती है उसको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। लेकिन हमने हमारे बैच की सुविधा इतनी बढ़िया रखी है कि आप नौकरी भी करते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि मैम किसी दिन छुट्टी हो गई तो हमारी क्लास नहीं ले पाए तो क्या होगा। तो बेटा अगर आप स्कूल जाते हो और किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो क्या होगा, ये कोरोना नहीं होता, उससे पहले भी तो हमने कई दुनिया में कई सालों से हम स्कूल गए हैं। कोरोना से पहले कौन सी ऑनलाइन सुविधाएं थी हम लोगों के पास, कौन सी रिकॉर्डिंग थी, स्कूल में 12वीं तक पढ़े कौन सी रिकॉर्डिंग थी, कॉलेज में 3 साल पढ़े 5 साल पढ़े कौन सी रिकॉर्डिंग थी, सब तब भी क्या है। आज से पहले 2016 में, 2017 में, 2018 में जो जजेस बने उन्होंने कौन सी रिकॉर्डिंग पढ़ी थी, सब के सब वही तो बच्चे हैं जो कि रेगुलर पढ़ रहे हैं। और मैं आपको आज भी बता दूं कि 100 में से एक बच्चा रिकॉर्डिंग वाला पास होता है, बाकी 99% बच्चे जो होंगे वो रेगुलर क्लास में जाते हैं। अगर आपको आप कहते हो मैं 100 में से एक हूं तो वो आपकी इच्छा है, बाकी 99% बच्चे जो होंगे वो रेगुलर क्लास में जाते हैं, उनको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती, उनको वाकई जज बनना है। ये सोचते हैं हम कर लेते हैं शायद बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारा काम तो चल ही रहा है। ये वो बच्चे हैं, इनके बच्चे से क्या हो रहा है कि 99 में से भी 80 बच्चे जो हैं हैंडीकेप बनते जा रहे, अपंग बनते जा रहे, आदि बनते जा रहे, और वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी होती जाती, 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की, कल चला जाऊंगा कल चला जाऊंगा। ये तो क्या भैया 2 दिन छुट्टी ले ली किसी कारण से, तीसरे दिन जाना पड़ेगा, नहीं गए तो मेरा कोर्स छूट जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा टाइम जा रहा है। और जिसको वाकई पढ़े तो छुट्टी भी नहीं लेता है, शादी है घर में, शादी चल रही है, वो 1 घंटे की क्लास लेके जाएगा, क्योंकि हमने हमारा मॉड्यूल इतना बढ़िया डिजाइन कर रखा है कि मॉर्निंग में हमारी पहली क्लास होती है 7:30 से 8:30, ठीक है, दूसरी क्लास होती है 8:30 से 9:30, और राजस्थान जुडिशरी वाले की तीसरी क्लास होती है 9:30 से 10:30, ठीक है। ये हमारे मॉर्निंग बैच होते हैं, और हम एक सब्जेक्ट को 1 ही घंटा पढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे ये मानना है कि हमारे पूरा जो भी आपको एक्सपर्ट मिलेगा यही कहेगा कि माइंड हमारा जो काम ब्रेन करता है वो एक टाइम में 45 मिनट ही काम करता है। तो मैं एक सब्जेक्ट 2 घंटे भी पढ़ा लूंगी, 3 घंटे भी पढ़ा लूंगी, 4 घंटे, लेकिन समझिए तो 45 मिनट ही आना है। इसलिए हमारा 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें 45 मिनट अच्छे से हो जाता है, बाकी बातें भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हंसी मजाक के साथ कब घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम कितनी जल्दी 3 घंटे कंप्लीट हो जाते, पता ही नहीं चलता है, मतलब इतना फास्ट हो जाता है, नहीं तो लोगों को उबाल से आने लग जाती है, नींद आती है, वो सब सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में नहीं होता है। ठीक वैसे शाम को भी हमारी क्लास चलती है, शाम का टाइमिंग है 5 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। पहले हमारे बैच था 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, क्योंकि पहले सिर्फ ऑनलाइन क्लास थी जो अपने कोरोना के अंदर, लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस भी साथ में रहती है, तो फिर बाद में बच्चों को घर जाना होता है तो 8:30 ज़्यादा लेट हो जाता है, मुझे भी अपने घर के लिए निकलना होता है, बच्चों को भी निकलना होता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन का हमने सेटअप इस तरह से लगा रखा है कि ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वालों से बात कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन से, और कभी उनको फील ही नहीं होता है कि ऑनलाइन वाले घर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको ये फील होता है वो अभी भी मैम के साथ क्लासरूम में ही है, और दोनों की अच्छी दोस्ती होती है, दोनों ने अपने लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है
और जब किसी बच्चे की क्लास छूट जाती है तो दूसरा बच्चा उसको नोट्स प्रोवाइड करा देता है। कभी क्लास में जल्दी आके मतलब ऑनलाइन में भी जल्दी आ जाओ, मैं आइडिया पासवर्ड ओपन कर देती हूँ, वो उसे डिस्कस कर लेते हैं, उनसे समझा देते हैं। तो बहुत तो ना फ्रेंडली हमारा एटमॉस्फेयर है और सब एक दूसरे की हेल्प भी करते रहते हैं और नोट्स भी मिल जाते हैं। जिस दिन मैम ने आप नहीं आए, मैम ने पढ़ाया है, कोई केस लो छूट गया है वो भी बता देते हैं। तो ऐसे करके हमारा 2 बैच चलता है, ये 2 लॉ के चलते हैं और राजस्थान जुडिशरी वालों की एक ग्रामर की क्लास चलती है। ऐसे करके सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है और बहुत डीप स्टडी भी कराती है ताकि रहे। साथ में क्या मटेरियल लाना है, क्या मटेरियल नहीं लाना है, कितनी चीज़ें मुझे आपको लिखवानी है, कितने केस लॉज लिखाने हैं, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ कीवर्ड, ये सब हम साथ साथ आपको कराते हैं। आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद और इतने सारे मेरे वीडियोस देखने के बाद कि ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन करने से पहले 3 दिन का डेमो क्लासेस ले सकते हैं कि भाई मैं बैठ के देख लूँ, मुझे समझ में आ रहा है तो मैं कंटिन्यू कर लूँ, नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूँ। नहीं करना डेमो का मतलब ये, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, नहीं लगे तो छोड़ दें। अब आती है बात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छी क्लासेस है। इंग्लिश मीडियम वाला आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं कंटेंट इंग्लिश में बोलती हूँ और समझाती इंग्लिश में। लेकिन अभी मेरे पास जो है आंध्र प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं, तेलंगाना से बच्चे आ रहे हैं, तो उनको तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर रही हूँ कि चलो अभी ऐसा करो कि ताकि जितने भी कंटेंट्स की पॉइंट्स का कम्युनिकेशन के साथ मैं आपको इंग्लिश में फॉर्मेशन कराऊँ, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको इंग्लिश में लिखा सकूँ। तो धीरे धीरे मैं अपनी स्किल को भी डेवलप कर रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। मेरा प्लस पॉइंट यही रहा कि हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश जल्दी सीख गई। इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बट गॉड गिफ्ट कहते हैं ऊपर वाले की जो आशीर्वाद था उसे दोनों दिए। तो अब आप टेंशन ना करें, तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश वाले, केरला वाले, कर्नाटका वाले, अब धीरे धीरे आपको सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंग्लिश में भी आपको स्टार्ट हो जाएगी और 100% कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको पूरा का पूरा जो लिखाने का काम होता है हमारा एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको इंग्लिश में लिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह से सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के बैचेस चलते रहते हैं। अब कई बार फ़ोन आते हैं कि मैम बैच में मैंने बाद में ज्वाइन किया तो मैं कैसे कर पाऊंगी। वो जहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए सेक्शन 15 से बैठे हैं तो 15 से आपका कंटिन्यू होगा, 1 से 14 आपका वापस हो जाएगा। कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कि भाई हिंदी मीडियम वालों को लगता है मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ, तो वो मुझे पूछ सकते हैं कि हिंदी में कहाँ दिक्कत हो रही है, तो वो दोनों रह सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों की क्लासेस चलती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस हम IPC को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमारा था सेक्शन 18 इंडिया। चलो चलते हैं सेक्शन नंबर 19 की तरफ। सेक्शन नंबर 19 कहता है जज। किसकी बात करता है? जज की। हु इज ए जज? जज कौन होता है? अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिए गए, जज के लिए देखो कोई पॉइंट दिए नहीं दिए गए, यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ बताए गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पैराग्राफ्स हैं हमारे, इनको जो है हम लोग पॉइंट्स पे बना देते हैं। तो आइए पॉइंट्स बनाते हैं। अपना बैरेक्ट आपके पास है, जो पहला 2 लाइन है उसको नंबर 1 लगा देंगे, सेकंड को नंबर 2 और थर्ड को नंबर 3। फर्स्ट वन कहता है कि जज वह होता है जिसको जज के रूप में डेजिग्नेट किया है, जिसको अपॉइंट किया है। सेकंड बड़ा अच्छा है कि सेकंड कहता है कि यहाँ जज का मतलब सिविल जज भी है, यहाँ जज का मतलब क्रिमिनल जज भी है। तो यहाँ सिविल और क्रिमिनल जो जज है वो है, लेकिन कब? जब वो कोई डिसीजन देता है और उनका डिसीजन किसी कारण से फाइनल हो जाता है। किसी कारण से फाइनल हो जाता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि उन्होंने कोई जजमेंट दिया और उस जजमेंट की कोई अपील हुई नहीं, या अपील हुई तो भी उस जजमेंट को उन्होंने फाइनल रखा, कोई चेंज नहीं किया, तो उस मैटर में आप जज हैं। और थर्ड वन कहता है कि बहुत सारे जजेस बैठे हैं, अगर कोई डिसीजन देते हैं, जैसे कि सुब्बा राव की बेंच ने दिया या जस्टिस सीकरी साहब की बेंच ने दिया, 11 में से एक जज का डिसीजन आया, मतलब 11 लोगों ने मिलकर एक जजमेंट दिया या 13 लोगों ने मिलकर दिया, लेकिन वहाँ पे तो एक ही जज का नाम लिखा था ना, तो बोला कि बॉडी ऑफ जो आपकी होती है जजेस की, वो भी एक जज है। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, बॉडी ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड जज। मोर देन वन है तो भी सब मिला के जज माने जाएंगे। और हिंदी में एक वर्ड क्या है? व्यक्ति निकाय में से कोई एक हो तो भी जज है। क्योंकि आपने देखा होगा गोलकनाथ वाले केस है ना, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या आपने देखा होगा क्या बोलते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो उसमें 13 और 11 जजेस की बेंच थी। तो उसमें से वो सारे भी जज है, लेकिन नाम एक ही जज का था, जस्टिस सुब्बा राव या जस्टिस सीकरी साहब है ना, तो वो भी क्या माना जाएगा? जज माने जाएंगे। अब यहाँ पे 4 दृष्टांत दिए गए हैं। जब आप 4 इलस्ट्रेशन देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जब आप कोई एक्ट करते हैं किसी जजमेंट को लेके तो आप जज हैं, लेकिन जब आप एक फाइल को इधर से लेके सिर्फ उधर मूव करते हैं तो वैसे आप जज हैं, बट उस मैटर में जो कि फाइल यहाँ से लेके वहाँ दी है, जो सिर्फ आपने मूवमेंट का काम किया है, उस मैटर में आप जज नहीं है, बाकी तो आप जज ही हैं।
तो ये बताना चाहते हैं कि जज का मतलब जो कि जजमेंट देता है, जो फाइल मूव करता है, तो उस फाइल के पर्पस के लिए आपका नाम उसमें नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उस फाइल के पर्पस के लिए आप जज नहीं हैं। फिर आता है जज साहब कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में, तो अपना अगला पॉइंट कहता है जजमेंट, कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है बेटा, कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम हिंदी में तो सिंपल न्यायालय शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो बोला कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे जज साहब बैठते हैं वो कोर्ट है। कभी अपना डायलॉग सुना, जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन स्टार्ट होती है, तो जहाँ जज साहब बैठ जाए, जज साहब यहाँ बैठेंगे तो वो कोर्ट है। तो सिंपल है, जहाँ जज साहब बैठते हैं वो हमारा कोर्ट है, जहाँ जज साहब बैठते हैं वो हमारा कोर्ट है। देन आता आपके पास कोर्ट की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, हाँ सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में बेटा हम कोर्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ते, सीआरपीसी में किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम लोग हाई कोर्ट की पढ़ते हैं। सीआरपीसी में किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, हाई कोर्ट की। ठीक वैसे सीपीसी में कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, सीपीसी में भी हाई कोर्ट की पढ़ते हैं। तो फिर कोर्ट की डेफिनेशन और कहाँ पढ़ते हैं, तो अब लिख करके लिखो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 3 में। अब आता है सेक्शन नंबर 21, और 21 कहता है पब्लिक सर्वेंट। जब इस पब्लिक सर्वेंट की मैं बात करती हूँ तो आपको पता होगा, अभी हाल ही में मैंने एक डिफरेंसेस बताया था सेक्शन 14 और सेक्शन 21 में, तो वहाँ पे मैंने पब्लिक सर्वेंट को पूरा बता रखा है कि हु इज़ द पब्लिक सर्वेंट, तो वो जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ। पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो इसमें टोटल 12 पॉइंट है। टोटल 12 पॉइंट है, और राजस्थान में एक अमेंडमेंट है उसमें 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट सिर्फ राजस्थान में, बाकी सभी जगह 12 पॉइंट है। तो हु इज ए पब्लिक सर्वेंट, जो सरकार के लिए काम करता है वही हमारा पब्लिक सर्वेंट है। तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हमारा रिपील हो रखा है, जो पहला पॉइंट है उसके अंदर वो तो रिपील हो रखा है। फिर वहाँ से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टार्ट होता है। इसको याद कैसे करना, एग्जाम आता है कि हाँ जी ये आपका मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, तो लिख दीजिए सेक्शन नंबर 21 जो है वो हमारा मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसको याद करने के लिए सबसे इजी क्या है, इसको याद करने के लिए इजी ये है कि आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके सारे की पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको, की पॉइंट्स करने पड़ेंगे। तो आइए आप की पॉइंट लगा दीजिए। पहला आपका रिपील है 1950 में, पहला क्या है, रिपील है 1950 में। सेकेंड में लिख दीजिए कमिश्नर ऑफिसर, थर्ड में लिख दीजिए जज, चौथे में लिख दीजिए कोर्ट का ऑफिसर, पांचवें में लिख दीजिए जूरी असेसर मेंबर सरपंच, सिक्स में लिख दीजिए आर्बिट्रेटर्स अदर पर्सन, 7 में लिख दीजिए जिसको कन्फाइंड करने का राइट दिया गया है, 8 में लिख दीजिए गवर्नमेंट कैवरी ऑफिसर, 9 में लिख दीजिए गवर्नमेंट का ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहार पर प्रॉपर्टी हेल्ड करता है, 10 में लिख दीजिए गवर्नमेंट का ऑफिसर जो विलेज टाउन और आपके सिटी के अंदर प्रॉपर्टी हेल्ड करता है, 11 में अंडरलाइन कर लीजिए जो इलेक्टोरल रोल बनाता है, 12 में जो सैलरी पाता है, अपनी ड्यूटीज फॉलो करता है। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है, पब्लिक सर्वेंट। जब आप ये पढ़ते हो तो इसके जैसी नेचर का हमें दिखता है सेक्शन नंबर 2 का 17 सीपीसी। वो सिविल की बात करता है और ये क्रिमिनल की बात करता है, वो सिविल की बात करता है और ये क्रिमिनल की बात करता है। ठीक है, देन आता है आपके पास 13 राजस्थान वाले 13 कहता है कि क्या कहता है 13 कि कॉलेज का लेक्चरर वैसे तो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, बट जब वो कॉलेज का लेक्चरर या प्रोफेसर एग्जामिनेशन कराता है तब वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। जब वो एग्जामिनेशन कराता है तब वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। और ये आपका जोड़ा गया है 13 पॉइंट 1993 से। ये जो 13 पॉइंट है ये 1993 से जुड़ा गया। यस, ड्यूरिंग क्लास जब भी कोई अमेंडमेंट आया है जो आपको पढ़ना होता है वो भी हम लिखवाते रहते हैं, वो अमेंडमेंट कब जोड़ा, उस अमेंडमेंट में क्या था वो भी बताते हैं। साथ ही साथ जब हम सेक्शन 21 पढ़ाते हैं तो इसमें हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 केस लॉज भी दिखाते हैं, जिसमें एक फेमस केस है हमारा जीए मॉन्टेरियो का केस है, जो ये बात बताता है कि पब्लिक सर्वेंट वो होता है जो कि सरकार की में अपनी ड्यूटी फॉलो करता है, बदले में सैलरी या रेम्युनरेशन लेता है। इसके साथ ही साथ कुछ फेमस केसेस भी हैं, जैसे कि हम पढ़ाते हैं कि के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। एक हम पढ़ते हैं आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले। ये जो आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले है ये केस बड़ा फेमस है, ये आईपीसी में भी आपको मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको मिलेगा, ये सीआरपीसी में भी आपको मिलेगा। तो अब ये केस आया
इसके तीनों रूप है, कहाँ कहाँ है ये भी हम आपको क्लास में लिखवाते हैं कि अगर इसको उल्टा कर दो तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 बन जाता है, इसको सीधा लिखो तो ये आईपीसी बन जाता है, इसका उल्टा कर दो तो सीआरपीसी बन जाता है। तो एक केस जब अलग अलग जगह पे आते हैं तो वो भी हम आपको समझाते हैं कि तीनों में क्या क्या दिया है। तो मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो पढ़ा रही है वो बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रही है, क्योंकि मार्केट में क्या चर्चाएं चल रही है मुझे नहीं पता, लोग क्या कहते हैं आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ प्रचार क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि पढ़ा, क्योंकि मैं आपके सामने भी पढ़ा रही हूँ, बाकी तो चलो झूठ भी बोल दे, मैं आपके सामने भी सारा पढ़ा रही हूँ कि क्या है। तो इसलिए कहती हूँ कि आप ज्वाइन करें। अब वो कहते हैं घर नहीं बैठेंगे, आप लॉ करके कुछ तो अचीव करेंगे, क्योंकि देखो जज बनना या ना बनना आपके मेरे हाथ में नहीं है, तैयारी करना और कराना हमारे हाथ में, जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये फेमस केस है। और कौन कौन से केस है मैं बता देती हूँ। आर एस नायक वर्सेस जे आर अंतुले, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरचंद देवपुरी वर्सेस संकीर्तन बेहरा, नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एमपी त्रिवेदी की बात करते हैं, एस एस धोना वर्सेस दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं। ठीक है, जी मेंटोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर की बात होती है। तो ऐसे करके क्लास में हम लोग केसेस भी, जैसे अभी आपने देखा केसेस भी लिखाते हैं, उनकी हेल्डिंग क्या हुई, क्योंकि अभी हर एग्जाम में ये हो गया है कि आपको एक केस लोग पूछा जाता है, तो एक केस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए अपने मेन एग्जाम में लिखने के लिए। और हाँ, इस सबको याद करना तभी होगा जब रूटीन क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आप रेगुलर रहते हैं, छुट्टियां नहीं लेते, और डे बाय डे आप खुद याद करके भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं घोट के पिला दूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप याद करके आएंगे। हाँ, मैं एफर्ट लगाऊंगी, जो हर शनिवार वाला मैं आपसे कह रही हूँ कि क्लास में ही हम आपका पेपर सॉल्विंग कराएंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेक्शन 21। डिफरेंसेस बताती हूँ मैं, क्या है ये पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर्स। आइए अपने पास चलते हैं इसको आगे लेके। जैसा कि सेक्शन 21 है हमारा आईपीसी पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन नंबर 2 का 17 है हमारा पब्लिक ऑफिसर। देखिए बेटा, ये है हमारा सीपीसी। आपने कभी सुना सेशन कोड? ये लीजिए हमारा सेशन कोड, ये है हमारा सेशन कोड। तो ये है हमारा सेशन कोड हो गया। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम डीजे कोर्ट कहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जनरली हम लोग कोर्ट में वकील डीजे कोर्ट कहते हैं, पर याद रखना जो बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेशन है जहाँ पे आए दिन केसेस होते रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो लोग इसको डीसी कोर्ट कहते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तब उनके कुछ उनके जो ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है उनका, बहुत बड़ा, पूरा इंडिया में फैला हुआ है, तो वो कई बार कहते हैं कि हमारे मैटर डीसी कोर्ट में जाते हैं। तुम्हें पता है डीसी कोर्ट क्या होता है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेशन इसको डीसी कोर्ट कहते हैं जब फाइनेंशियली मैटर उनके पास आते हैं, और हम उसे डीजे कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो बंदा एक ही है, इसका पूरा नाम यही है, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला जज एवं सेशन न्यायाधीश। यानी ये एक ही बनता है जिसके दो नाम है। जब एक क्रिमिनल मैटर देखता है तो उसको सेशन कोर्ट कहते हैं, और जब ये सिविल मैटर देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। क्लियर? जब सेशन कोर्ट के अंदर काम करने के लिए हमें वकील साहब चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहिए तो वो होता है हमारे पास गवर्नमेंट प्लीडर, उसको बोलते हैं जीपी, इसको बोलते हैं पीपी। गवर्नमेंट प्लीडर और जी है बंदा, कई बार तो छोटी जगह पे होते तो एक ही बंदा, वही वकील भी सेम हो जाते हैं। क्रिमिनल मैटर सुनते तो पीपी साहब है और सिविल है। अब तो धीरे धीरे वकील बहुत ज़्यादा हो गए तो अलग अलग अपॉइंट करते हैं। फिर इनके यहाँ काम करने के लिए जो बंदा होता है वो होता है पब्लिक सर्वेंट, और इनके यहाँ पे जो बंदा काम करता है वो होता है पब्लिक ऑफिसर। ये पीओ साहब है, ये पीए साहब है। बंदे एक ही है, काम एक जैसे हैं, पोस्ट कई बार एक ही पोस्ट होती है, दोनों काम हेल्ड करने पड़ते हैं। तो क्या कहा, जब सिविल मैटर में हम काम करते हैं तो हमारे नाम ये हो जाते हैं, और जब क्रिमिनल मैटर में काम करते हैं तो हमारे नाम ये हो जाते हैं। फिर एक अच्छा एग्जाम्पल भी देती हूँ, आप ही तो वो हैं जो आपके भाई के बच्चे के लिए आप बुआ है, ठीक है, और आप अपनी बहन के बच्चे के लिए आप मौसी हैं। आप ही तो वो हैं जब पियर में आती है तो आप बेटी होती हैं, और ससुराल में जाती है तो आप बहू होती हैं। है तो आप ही। आपकी जब एक ही इंसान के दो अलग 3-4 रूप हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नाम से डिनोट किया जा सकता है, ठीक वैसे हमारे यहाँ पर भी चलता है जुडिशरी में भी। ठीक है, तो ये है पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर में अंतर, जो कि सीपीसी के अंदर, सिविल के अंदर क्या है और क्रिमिनल के अंदर क्या है। पीपी साहब कहाँ पढ़ते हैं अपन? 2U CRPC। गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 2 का 7 CPC। पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 IPC और 2 का 17 CPC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 कहता है जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। से आप क्या समझते हैं? मूवेबल, जो मूव हो सकती हैं। प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं। प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक होती है मूवेबल, एक होती है इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा जंगम संपत्ति, इसको बोलते हैं स्थावर संपत्ति।
सिविल लैंग्वेज में जंगम यानी चल, ये है अचल। अब प्रॉपर्टी में तो दो तरह की होती है, एक होती कॉर्पोरल, एक होता इनकॉर्पोरल, मूर्त और अमूर्त। एक जो दिखाई देती है, एक जो दिखाई महसूस नहीं होती पर होती तो है ना, उसका अलग अलग रूप होता है। तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, वही खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास हैं, तो कहीं कहीं अलग अलग भी दी गई हैं। ऐसी कैसी डेफिनेशन मूवेबल की हम लोग और कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 2 का 13 पढ़ते हैं हम, सीपीसी के अंदर पढ़ते हैं। तो इमूवेबल की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं, टीपी एक्ट में पढ़ते हैं हम। और ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसका क्या होता है, सेल भी किया जा सकता है। तो टीपी एक्ट में भी हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे इमूवेबल को पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो वहाँ पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल की बात करते हैं, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आ जाता है। तो हम ऐसे बताते हैं कि जज सब कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, पब्लिक सर्वेंट क्या मिलते हैं उनको, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक सवाल आता है मेरा, जो बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, जो आपकी डेथ बॉडी होती है, डेथ बॉडी होती है, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? बोला यस, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूव कर सकते हैं। तो क्या डेथ बॉडी की चोरी हो सकती है? यस या नो? यस, हो सकती है। तो डेथ बॉडी के भी अपने अपने रूप है। अगर डेथ बॉडी जो है किसी हॉस्पिटल में किसी पर्पस के लिए देते हैं, वहां से चोरी होती है, दैट इज अ थेफ्ट। लेकिन जब डेथ बॉडी कब्रिस्तान में और उसके साथ छेड़खानी होती है, दैट इज कॉल्ड 297, है ना। तो हमारे पास 297 है। जब छेड़खानी करते हैं, हम उसको चोरी करके उठा के भाग जाते हैं, तो 379 भी लग सकता है। और जब हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर किसी जगह से उठा के ले जाते हैं, तो 380 लग जाता है। तो सवाल ये आता है कि क्या डेड बॉडी जो है मूवेबल है? क्योंकि इस मूवेबल को बताने का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चोरी है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि हम आईपीसी के बहुत सारे ऑफेंसेस पढ़ेंगे, कहीं पे बताएगा मूवेबल, कहीं बताएगा इमूवेबल, राइट। तो यहाँ पे हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि मूवेबल का मीनिंग क्यों है, क्योंकि मूवेबल का मतलब होता है कि ये जो है 379 सिर्फ मूवेबल के लिए हो सकता है, 3 हमारा 403 वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, 404 जो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, बाकी सारे ऑफेंसेस किस चीज़ के लिए हो सकता है। तो क्या मंदिर की मूर्ति जो है वो चोरी हो सकती है? हाँ जी, जो चीज़ उठाई जा सके और लेके भागा जा सके वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इस बिल्डिंग को लेके भाग नहीं सकते, दैट इज अ नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे कमाते हैं, तो आपके पास आता है रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन। इसको बड़ा अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, अनलॉफुल मीन्स होना चाहिए, है ना। तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, तो रॉन्गफुल गेन वो होता है जो अनफुल मीन से हम लोग काम करते हैं, अवैध साधनों से करते हैं, और बेनिफिट उस पर्सन को होता है जो एंटाइटल नहीं होता है। और रॉन्गफुल लॉस के लिए लॉस उस पर्सन को होता है जो वाकई एंटाइटल होता है। अब जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके पास 2 की वर्ड आते हैं। रॉन्गफुल लॉस के अंदर 2 वर्ड आते हैं, रॉन्गफुल गेन के अंदर भी आपके पास 2 वर्ड आते हैं। ठीक है, तो अपने बैरेक्ट में देखेंगे आखिर वो 4 वर्ड है कौन कौन से। तो देखेंगे हम आपके बैरेक्ट के अंदर, ये रहा। देखिए, जब भी आप रॉन्गफुल लॉस पढ़ते हैं 2 वर्ड आता है, कैप्ट आउट और डिप्राइव करना। कैप्ट आउट करना और डिप्राइव करना। हिंदी में आते हैं आपके पास 2 वर्ड आते हैं हिंदी में भी, उसको इंग्लिश में आते हैं अक्वायर करना, रिटेन करना। इसमें आता है अक्वायर और इसमें रिटेन। हिंदी में बोलते हैं कैप्ट आउट को बोलते हैं बेटा अलग करना, वंचित करना, अलग करना, वंचित करना, रिटेन करना, और उसको होता है अर्जन करना और सदोष रखे रखना, सदोष रखना और अर्जन करना। ये मेन एग्जाम का सवाल है। तो पहले आप रॉन्गफुल लॉस को बताएंगे, रॉन्गफुल गेन को बताएंगे, फिर रॉन्गफुल लॉस को बताएंगे, फिर आप बताएंगे रॉन्गफुल गेन कैसे किया जाता है, रॉन्गफुल लॉस कैसे किया जाता है। एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन के साथ जब आप इसको एग्जाम में लिखते हैं तो मार्क्स आपको दूसरों की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं। और फिर इनके ऊपर आप एक केस लिख सकते हैं। इसका एक बड़ा फेमस केस है। ये जो केस है 2 जगह काम आता है, केन मेहरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, के एन मेहरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। इसको हम ब्रैकेट में राजस्थान भी लिखाते हैं। इसका ईयर लिखेंगे 1957 सुप्रीम कोर्ट, 1957 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो केन मेहरा का केस हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। केन मेहरा का केस हम सेक्शन नंबर 379 में भी पढ़ते हैं। ये एक्चुअली राजस्थान में यानी जोधपुर का केस है। जोधपुर की एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन, भारत सरकार के एरोप्लेन को उठा के ले जाते हैं बिना उसकी परमिशन से। तो जब उठा के ले जाते हैं तो एरोप्लेन का लॉस किसको होता है? भारत सरकार को, इसलिए रॉन्गफुल लॉस में भी आता है। और अब बिना परमिशन के उठा के ले जाते हैं, थेफ्ट का भी है। तो एक ही मैटर में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, एक ही मैटर में बहुत सारे सेक्शंस लग सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये ध्यान रखना। एक ही ऑफेंस में बहुत सारे सेक्शंस लग सकते हैं। आप घर में से चोरी करते हो तो 380 भी लग सकता है, हाउस ट्रेसपास भी लग सकता है, हाउस ब्रेकिंग भी लग सकता है।
तो वो तो डिपेंड ऑन सिचुएशन है, वो लग सकता है, उसकी कभी चिंता ना करें। ठीक है, तो ये केस आपको 2 जगह पढ़ने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन का एक्सटेंट है आपको पता है सेक्शन 24, और सेक्शन 24 आप जब पढ़ते हो डिसऑनेस्टी, तो इसी का एक्सटेंट है बेईमानी पूर्वक। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, किसी को लाभ किसी को हानि, इसे कहते हैं बेईमानी। इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या है, जो आपके साथ डिसऑनेस्टी कर रहा है ये जरूरी नहीं है उसको कोई लाभ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अब वो एक ऐसा काम कर रहा है कि इसको बेनिफिट दे सकता है, इसको नुकसान कर सकता है, या इसको बेनिफिट दे सकता है, इसको नुकसान कर सकता है। क्योंकि जब आप डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन आया हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं जो डिसऑनेस्टी कर रहा है उसी को कोई बेनिफिट हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कुछ ऐसा काम करते हैं उनके रिश्तेदारों को फायदा होता है, लेकिन खुद को नहीं होता ना, तो आपके काम से कई बार आपको बेनिफिट भले नहीं हो, लेकिन कहते हैं आपने डिसऑनेस्टी काम किया। क्या क्या आपने डिसऑनेस्टी, आपने वो काम किया है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। या किसी को लाभ किसी को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। इंटेंशन है आपका रॉन्गफुल लॉस कराना है, रॉन्गफुल गेन कराना। इसके ऊपर भी हम लोग केसेस लिखते हैं। देन आता है सेक्शन नंबर 25। ये सारा काम आप कैसे करते हो, फ्रॉडुलेंटली करते हो। कैसे करते हो, कपट पूर्वक करते हो। जब भी कपट पूर्वक शब्द आता है तो हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। सेक्शन नंबर 52 टीपी एक्ट, सेक्शन नंबर 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 17 लिमिटेशन एक्ट। अब देखो इस बहाने आपने कितने सारे, आप देखो आईपीसी अब तक पढ़ते पढ़ते आपको सीआरपीसी खोलने का मौका मिला, सीपीसीबी खोलने का मौका मिला, एविडेंस खोलने का मौका मिला, टीपी खोलने का मौका मिला, कॉन्ट्रैक्ट का भी मौका मिला, लिमिटेशन का। तो जो पढ़ाने का वे है वो यही है कि इस बहाने वो रोज किताबें आपके हाथ में आती रहे। ये तो क्या होता है, नंबर ही नहीं आता उन लोगों का, आएगा अभी तो मेरा सीपीसी चल रहा है, अभी तो मेरा सीआरपीसी चल रहा है, इस बहाने नंबर भी आता रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली है, टीपी में भी है। इसका मतलब ये वर्ड सिविल और क्रिमिनल दोनों में। जो फ्रॉड शब्द है वो आईपीसी में ऐसे नहीं बताया हुआ है, वो फ्रॉड यहाँ और यहाँ लिमिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। तो फ्रॉडुलेंटरी का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि कपट पूर्वक का बहुत अजीब डेफिनेशन। देखो कपट करने के इंटेंशन से क्या है, तो अलग से फ्रॉड नहीं बताया, लेकिन फ्रॉड इसी के अंदर हुआ है। तो फ्रॉडुलेंटली में फ्रॉड है, ठीक है, वो अपने आप में फ्रॉड वर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम पढ़ते थे केस है विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कहा कि भैया आपके जो फ्रॉड के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो बोला कि फ्रॉड के अंदर जो है आपके पास 2 वर्ड आते हैं, वन इज अ डिफ्रॉड और सेकंड इज आपका इंजरी। यानी इसके अंदर आपका धोखा भी आता है और क्षति भी आती है। इसमें 2 वर्ड यूज किए गए, धोखा और क्षति। इस धोखे को एक वर्ड और यूज करते हैं, प्रवंचना भी करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं डिसिट और इंजरी करना। तो यहाँ पे तो सिंपल फ्रॉड है, लेकिन उन्होंने कहा विमला वाले केस में कहा कि फ्रॉड के अंदर आपका धोखा यानी डिसिट भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ धोखे के क्या बोलते हैं फ्रॉड के अंदर आपकी किसी को इंजरी भी इंक्लूड है। तो ऐसे करके इसकी डेफिनेशन बड़ी हो गई। तो डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंट, ये दोनों पे डिफरेंसेस होते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जरूर देखिएगा। तो अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं आपके डिफरेंसेस वाले, तीनों जरूर आप देखिएगा। आगे भी आएंगे, टोटल आपके 47 जो डिफरेंसेस आईपीसी के वो 1 बाय 1 आपके पास आएंगे। फिर एक प्ले लिस्ट होगी, उस पर आप जाओगे तो एक साथ भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 26, तो हम ऐसे सिखाते हैं कि जैसा आप जो कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट पे वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, फिर उनको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, फिर वो देखते हैं कि ये लॉफुल गेन या लॉफुल लॉस तो नहीं है, किसी ने डिसऑनेस्टी तो नहीं की, डिसऑनेस्टी होकर फ्रॉडुलेंट तो नहीं हुआ। फ्रॉडुलेंट कौन करता है, जिन पे आप रीजन टू बिलीव करते हैं। तो अगला सेक्शन कहता है रीजन टू बिलीव। और रीजन टू बिलीव किस पर होता है, ऑब्वियसली अपने लोगों पर। अपने लोग में कौन है, अपनी वाइफ है, अपना क्लर्क है। अब यहाँ पे वाइफ में अपने हस्बैंड भी होना चाहिए था, तो ये अंडरस्टूड होता है कि वाइफ के भी यहाँ पर हस्बैंड, हस्बैंड के भी यहाँ पर वाइफ। ठीक है, देन आता आपका क्लर्क और आपका सर्वेंट। हाँ, इसमें एक अच्छी बात है कि जो क्लर्क और सर्वेंट है वो आपके टेम्पररी भी हो सकते हैं और वो आपके परमानेंट भी हो सकते हैं। क्या कहा, वो टेम्पररी भी हो सकते हैं और वो आपके परमानेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है रीजन टू बिलीव के बाद आता है ये लोग 26 कहता है रीजन टू बिलीव, और 27 मैंने कहा 26 और 27 साथ बता दिया। तो 26 में रीजन टू बिलीव होता है, जिन पर भरोसा करते हो, और 27 किस पे करते हो, तो दोनों साथ चलते हैं। तो हमेशा 26 और 27 को साथ में देखा जाता है। जैसे 24-25 को देखते हैं तो 26 और 27 रीजन टू बिलीव, और इन तीनों पे अपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं ना टीपी एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या सम्मान की बात करते हैं, आपकी चीज़ आपके घर में आपकी वाइफ को देख के जाते हैं तो डीम्ड करते हैं वो आप भी को दी गई है। देन आता है सेक्शन नंबर 28 कहता है आपके पास
जो बात करता है काउंटरफिट। अब हमारे पास दो वर्ड है बेटा, एक होता है काउंटरफिट और एक होता है फोर्जरी। इंग्लिश वालों के लिए दोनों अलग है, एक काउंटरफिट एक फोर्जरी। हिंदी में गड़बड़ है, इसको बोलते हैं कूटकरण, ठीक है, और इसको बोलते हैं कूट रचना। एक है हमारे पास कूटकरण और दूसरी है हमारे पास कूट रचना, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे याद करा रखा बच्चा को, करण को बोलते हैं, रचना को कूट। और तो फिर कैसे करें, पहले लड़का आता है फिर लड़की, यही तो होता है हमारी रूटीन। ये तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में तो ठीक है काउंटरफिट और फोर्जरी दोनों डिफरेंट है, लेकिन हिंदी में एक जैसे दिखते तो कई बार याद होते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कूट करण था या कूट रचना थी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 463 में आईपीसी में, ठीक है। काउंटरफिट का मतलब था उसके जैसी कोई चीज बनाना, बिल्कुल वैसी हो जो नहीं पर उसके जैसी भी चलेगी। कभी सुना जैसे जैसा कोई नहीं, तो उसके जैसी भी चलेगी। तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन करता है कि आपने कोई चीज किसी की जैसी बनाई है तो आपका गलत इंटेंशन था, यानी कोर्ट सेल्फ प्रिजम्पशन करता है। तो अब आपसे पूछेंगे कि सेक्शन नंबर 28 में जो प्रिजम्पशन की जाती है उसकी नेचर क्या है, वो रिबटेबल है, वो इरिबटेबल है ना, या फिर वो क्या बोलते हैं क्या सेल्फ प्रिजम्पशन है या मेल प्रिजम्पशन है या फैक्ट की प्रिजम्पशन है, कैसी प्रिजम्पशन, ये सवाल बनता है। ड्यूरिंग क्लास हम साथ साथ क्वेश्चंस भी पुटअप करते रहते हैं, ऑप्शंस भी देते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑनलाइन वाले जो है अपने चैट बॉक्स में लिख के बताते हैं, फिर उनका वेरीफाई करते हैं, ऑफलाइन वाले ऐसे 1 2 3 4 बताते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास, तो इसको क्योंकि लगभग 50 मिनट से ज़्यादा हो गए, अभी वही टाइम देखा, तो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, आप आ सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वारी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोर्स की फीस से रिगार्डिंग भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लेना है डेमो क्लासेस उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ती है जो 500 रुपीज़ है, वो भी करके आप 3 डेज क्लासेस में बैठ के भी देख सकते हैं। आज के लिए